लेट्स नाउ स्टार्ट विद 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। सो विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये जो ग्लोबल अलायंस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है इट इज एन आउटकम ऑफ पेरिस 2015। तो नहीं, ये पेरिस का आउटकम नहीं है। मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है तो आई कैन टेक इट एज लाइक इट ओके, सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है इंडिया वाज एन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन इन द GACSA, इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर इन हियर। अगर कंटेंट आपको डेवलप करना होगा तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है उसको समझ लीजिए, और ये जो अलायंस है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर उसको भी समझ लीजिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2014 में न्यूयॉर्क में समिट हुई थी, तो वहां पर इसका अनाउंसमेंट हुआ था। अब ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एसोसिएशन है वो क्या करता है, इट इज इंक्रीजिंग सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो, क्लाइमेट एडेप्टेशन ये इंश्योर करेंगे और मिटिगेशन भी करेंगे। मेंबरशिप और पार्टनरशिप की अगर बात करें तो गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए इसकी मेंबरशिप और पार्टनरशिप ओपन है। कोर फोकस एरिया अगर हम इसका देखें तो नॉलेज शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट, एनेबलिंग एनवायरनमेंट, ये सारा इसका कोर एरिया आपको दिखाई देता है। इंडिया के रोल की अगर हम लोग बात करें, भाई इंडिया इंप्लीमेंट्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अंडर प्रोग्राम्स लाइक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इट वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल बनता ऐसे है कि ये जो न्यूयॉर्क का समिट हुआ था, मोदी जी पहली बार US गए थे और न्यूयॉर्क के समिट में उसमें उनने पार्टिसिपेट करा था, तो उसके हिसाब से कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने पूछ लिया कि इंडिया वाज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस, तो यहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व नहीं था। सो दैट वाज अबाउट ग्लोबल अलायंस। मुझे नहीं लगता किस पर्टिकुलर ग्लोबल अलायंस को लेके आगे और कोई सवाल पूछा जाएगा। नाउ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंटिन्यूअसली न्यूज में बना हुआ है, तो उसको लेके मुझे लगता है कि सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है एग्रीकल्चर सिस्टम को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पर क्या क्या प्राइमरी गोल्स हम रखेंगे, तो सबसे पहला गोल होगा टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी को आप इन्हांस करेंगे, और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको भी आप रिड्यूस करेंगे। क्या क्या की कंपोनेंट्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के आपको दिखाई देते हैं, तो सस्टेनेबल इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आप करते हैं। तो कैसे करेंगे सस्टेनेबल इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, हम फोकस करेंगे ऑन इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड्स एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन वाइल कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। एडेप्टेशन एंड रिजिलियंस की बात करी गई है, तो ऐसे फार्मिंग सिस्टम हमें डेवलप करने हैं जो क्लाइमेट शॉक्स को स्टैंड करेंगे, जैसे कि ड्रॉट की कंडीशन हो गई, फ्लड की कंडीशन हो गई, टेम्परेचर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो किस कोई भी चेंजेस हो तो आपका जो फार्मिंग सिस्टम है वो सस्टेन हो, इस प्रकार का हमें एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस डेवलप करना है। एंड वी आल्सो हैव टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो टिलेज कम करके, मैन्योर मैनेजमेंट करके, एग्रो फॉरेस्ट्री से, एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर से हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसकी अगर कुछ एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हम यहाँ पर देखें, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इस प्रकार की कुछ प्रैक्टिसेस यहाँ पर करी जा सकती है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वी हैव with reference to circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under conservation agriculture? तो conservation agriculture की टर्म में ये कौन कौन से इश्यूज लागू होंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। सो अवॉइडिंग मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो इसका और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एज सच कोई मीनिंग नहीं है। मिनिमम टिलेज, यस, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो होती है मिनिमम टिलेज फॉलो करती है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, आप यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल, यस ये हम कर सकते हैं। एंड अडेप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन, ये भी हम कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर सी होगा 2, 4 एंड 5 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। सो देखते हैं कि क्या क्या मुद्दे आपको समझने हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ये ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम सॉइल हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं,
वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट while maintaining और improving crop productivity। क्या क्या की प्रिंसिपल आपको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के दिखाई देते हैं? तो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, एक तो मिनिमम टीलेज करें या जीरो टीलेज करें। ऑलरेडी हम लोग पिछले 2017 के क्वेश्चन में टीलेज क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। सॉइल कवर करके रखें, मतलब क्या हुआ, मल्चिंग हमको यहाँ पर करनी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या होंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के? सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है, वाटर कंजर्वेशन होगा, आपके इनपुट्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन आप कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की कुछ एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हम यहाँ पर देखें तो जीरो और रिड्यूस टिलेज, मल्चिंग, कवर क्रॉप्स, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप करेंगे तो दैट विल बी कंप्राइजिंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। चैलेंजेस क्या है? इनिशियल कॉस्ट हाई हो सकती है, नॉलेज और अवेयरनेस गैप हो सकता है, और एडेप्टेशन टू लोकल कंडीशन कैन बी अ चैलेंज। तो इस प्रकार के कुछ एक चैलेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। दैट वाज अबाउट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव वन इंटरेस्टिंग टर्म बीइंग आस्क्ड हियर, दैट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब ये कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है वही करेक्ट है कि इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के कारण कार्बन फर्टिलाइजेशन टर्म न्यूज में आपको दिखाई देती है। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में होगा उससे प्लांट ग्रोथ ज्यादा होगी। थियोरेटिकली हम ये बात यहाँ पर पुट कर रहे हैं। सिंस CO2 इज क्रिटिकल कंपोनेंट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, higher atmospheric concentration of CO2 can boost photosynthetic activity typically in C3 plants। ठीक है, तो ये कार्बन फर्टिलाइजेशन हुआ, कार्बन के कारण प्लांट ग्रोथ हो रही है। कैसे होगा? तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बूस्ट हो रहा है, वाटर यूज एफिशिएंसी भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। सो हायर CO2 रिड्यूसेस द नीड फॉर प्लांट्स टू ओपन their stomata widely, resulting in less water loss through transpiration। then crop yield पर भी impact होगा, तो short term में it may increase crop yield, बट लॉन्ग टर्म में हमें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसा है, वाटर स्ट्रेस उस पर्टिकुलर प्लांट पे कैसा डेवलप हो रहा है, टेम्परेचर का क्या रोल है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता। तो उस कारण से हम बता तो नहीं सकते कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिफाइनाइटली जो यील्ड है आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है एज अ रिजल्ट ऑफ कार्बन फर्टिलाइजेशन। C3 और C4 प्लांट्स जो है दोनों पर डिफरेंट इंपैक्ट आपको होते हुए दिखाई देता है। जो C3 प्लांट्स है, C3 प्लांट्स दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिव टू कार्बन फर्टिलाइजेशन। C4 प्लांट्स में ऑलरेडी एक एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस का पाथवे है, तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता भी है तो भी एज सच C4 प्लांट्स के ऊपर आपको कोई भी इंपैक्ट होते हुए नहीं दिखाई देता। क्या क्या लिमिटेशंस कार्बन फर्टिलाइजेशन पर हो सकती है? तो न्यूट्रिएंट कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम की अगर सिचुएशन आ जाती है तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, और क्वालिटी रिडक्शन। So higher CO2 can lower protein and micronutrient content of the crop affecting the food quality। तो इस प्रकार के कुछ एक चैलेंजेस आपको कार्बन फर्टिलाइजेशन से होते हुए दिखाई देंगे। अब तो ये तो रहा कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब इसी प्रकार की एक टर्म न्यूज में बनी थी विच इज कार्बन फार्मिंग। नाउ व्हाट इज कार्बन फार्मिंग? लेट अस अंडरस्टैंड। द हिंदू में आर्टिकल आ चुका है। तो कार्बन फार्मिंग ये एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कार्बन स्टोरेज को एनहांस करती है, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करती है, और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो होगा उसको मिटिगेट करती है। एट द सेम टाइम इससे सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी आपको थोड़ा सा एड्रेस होते हुए दिखाई देती है। क्या क्या बेनिफिट्स है कार्बन फार्मिंग के वो समझ लेते हैं। सबसे पहले सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी बेटर होगी, एंड इनकम भी इंप्रूव होगा। क्या क्या किया जा सकता है कार्बन फार्मिंग के लिए? रोटेशनल ग्रेजिंग हम कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को किया जा सकता है, ऑलरेडी हम लोग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमें करना होगा, एग्रो इकोलॉजी एंड लाइवस्टॉक मैनेजमेंट, ये कुछ स्टेप्स हो सकती है जिससे कार्बन फार्मिंग आप करेंगे। चैलेंजेस क्या है इसके लिए? जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट होंगे। अगर एरिड एरियाज है, एरिड रीजन्स में आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इतना अच्छे से नहीं कर सकते। प्लांट सिलेक्शन कौन सी करनी चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाई इनिशियल कॉस्ट इसकी हो सकती है, और पॉलिसी एंड अवेयरनेस गैप अभी भी बना हुआ है। सो दैट इज अबाउट क्लाइमेट कार्बन फार्मिंग एंड कार्बन फर्टिलाइजेशन। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है सैंड माइनिंग को लेके पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। अब यहाँ पर अगर
हेवी सैंड माइनिंग होती है रिवर बेड में, तो सैलिनिटी के ऊपर एज सच कोई बहुत ज्यादा आपको इंपैक्ट होते हुए उसका नहीं दिखाई देता, कोई रिलेशन नहीं है सैलिनिटी और सैंड माइनिंग के बीच में। ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन हो सकता है क्योंकि जो सैंड माइनिंग की एक्टिविटी होगी उससे पूरा जो सरफेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जनरली जब पानी अंदर जाता है, ग्राउंड वाटर एक्विफर्स में जाता है, तो ये जो सैंड की लेयर होती है उससे इनफिल्ट्रेट होके जाता है, उससे प्यूरिफाई होके जाता है। अब जैसे ही आप ये सैंड वहां से हटा देंगे तो ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन होते हुए आपको दिखाई देगा। इट विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, क्योंकि सैंड की लेयर वाटर पर्कुलेशन को प्रमोट करेगी। जैसे ही आपने वो सैंड की लेयर यहां से रिमूव कर दी तो वाटर पर्कुलेशन नहीं होगा, और उस कारण से आपका ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज भी नहीं होगा और धीरे धीरे लोअर होते जाएगा। तो ऑप्शन बी 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर हियर। तो अब समझ लेते हैं कि क्या क्या आपको यहां से आगे कंटेंट डेवलप करना होगा। तो सैंड माइनिंग और रिवर इकोलॉजी में क्या रिलेशन है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसको लेके आगे सवाल पूछा जा सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू सैंड माइनिंग, आप रिवर बेड, बीचेस या इनलैंड ड्यून में से, या जो आपके नेचुरल लेवीज होते हैं और फ्लड प्लेन्स होते हैं, इन सब में से जब सैंड रिमूव करते हैं, दैट ऑल विल कंप्राइज एज सैंड माइनिंग। बेसिक चीज है, आई डोंट थिंक इतना ज्यादा बताने की जरूरत है। इकोलॉजिकल इंपैक्ट अगर आप देखें सैंड माइनिंग के, रिवर बेड का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जब आप करेंगे तो पूरा रिवर का बेड कहीं कहीं जगहों पर आपको पैचेस बनते हुए दिखाई देंगे, तो उस कारण से रिवर का जो पूरा फ्लो है, रिवर का बैंक है, रिवर का चैनल है, रिवर का इकोसिस्टम है, सारा ही आपको डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे होगा, राइट। जितने भी सैंड के पैचेस होंगे उसमें कुछ एक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे ही आपने सैंड निकाली उन ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट वहां पर अवेलेबल नहीं है। वाटर टेबल डिप्लीशन होगा क्योंकि वाटर का पर्कुलेशन नहीं होगा। सेडिमेंटेशन इंक्रीज होगा क्योंकि जो पानी का फ्लो है, पानी का बहाव है, वो अफेक्ट हो गया, तो सेडिमेंट वहां पर जमा होने लगेगा और उस कारण से आप देखेंगे कि देर इज प्रॉब्लम ऑफ सेडिमेंटेशन इन द वाटर। सेडिमेंटेशन में अगर इशू हो गए तो जो सनलाइट का पिनिट्रेशन है सॉइल में वो अच्छे से नहीं होगा, तो एक्वेटिक लाइफ जो है पानी के अंदर की वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। फ्लड प्लेन्स बफर जो थे आपके वो लूज हो चुके हैं। जो सैंड के रीजन्स होते हैं वो जनरली एक्ट करते हैं एज अ फ्लड प्लेन, जैसे ही रिवर को फ्लड आएगा सारा पानी उस फ्लड प्लेन में जमा हो जाएगा, और अब आपने सैंड वहां से रिमूव कर दी तो पानी वहां पर अच्छे से जमा नहीं होगा, तो सारा पानी इनलैंड आ जाएगा और फ्लडिंग की प्रॉब्लम होते हुए दिखाई देगी। कोस्टल एरिया में सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो सकता है, बट दिस इज वेरी टिपिकल टू कोस्टल एरिया, इसको लेके कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। सो दैट इज अबाउट सैंड माइनिंग। ध्यान में रखना है कि सैंड माइनिंग का इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है, सवाल फिर से एक बार इकोलॉजिकल इंपैक्ट को लेकर ही पूछा जाएगा। देन वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है एक पर्टिकुलर स्पीशी के बारे में, दैट इज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अब ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। सो ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखें, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कि इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रोज। क्लियर, कोई भी इन्वेजिव स्पीशी जो होती है वो यही काम करती है, जिस भी एरिया में वो ग्रो हो रही है नेटिव बायोडाइवर्सिटी वहां की जो होगी उसको वो रिमूव कर देती है या डिस्प्लेस कर देती है। क्या क्या कीवर्ड और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझने होंगे, तो इन्वेजिव स्पीसी होती क्या है, इंडिया की इन्वेजिव स्पीशीज कौन कौन सी है उसको आपको समझना होगा, एंड देन वी विल आल्सो हैव टू डू दिस प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा वाला पॉइंट। सबसे पहले समझते हैं कि ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी होती क्या है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है यूनाइटेड नेशंस का, ये डिफाइन करता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को कि ये ऐसी स्पीशी है विच अराइव्स, सर्वाइव एंड थ्राइव। ठीक है, कहीं पर भी अगर नई जगह पे ये स्पीशी चली गई तो वो अराइव हो गई, वो सर्वाइव कर गई और वो थ्राइव हो गई। सो इस प्रकार की अगर किसी स्पीशी की हैबिट आपको दिखाई देती है तो उसको आप कहेंगे कि ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। नाउ दिस मींस दैट दीज स्पीशीज नीड एन इंट्रोडक्शन, मतलब आपको उनको दिए हुए इकोसिस्टम में लाना होगा, कहीं बाहर से लाना होगा। अब ये जो इंट्रोडक्शन है नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन इंटरवेंशन भी हो सकता है, ठीक है। और जहां पर नेटिव फूड रिसोर्सेज है उसमें वो स्पीशीज सर्वाइव करेगी, रिप्रोडक्शन इसका बड़ा ही फास्ट होगा, एंड इट विल एज आउट दी नेटिव स्पीसी। जो नेटिव स्पीसी है उसको वो वहां से बेदखल कर देगी, बाहर कर देगी। इंडिया की अगर आप इन्वेजिव एलियन स्पीशी की डिफिनेशन को देखें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, वहां से ये डिफिनेशन आते हुए दिखाई देती है, और बड़ा ही नैरो स्कोप आपको इंडिया की डिफिनेशन में दिखाई देगा। सो इंडिया में इन्वेजिव एलियन स्पीशी को डिफाइन करते हैं कि ये ऐसी स्पीशी है, दीज आर स्पीशीज ऑफ एनिमल और प्लांट विच इज नॉट नेटिव टू इंडिया and whose introduction or spread may threaten or adversely impact wildlife or its habitat। तो ये नैरो आपको इंटरप्रिटेशन दिखाई देगा। हम उन्हीं स्पीशीज को इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कह रहे हैं जो हमारी नेटिव स्पीशीज को या हमारे वाइल्ड लाइफ को
एडवर्सली अफेक्ट करेगी। नाउ देयर मे बी अ केस कि आपको एडवर्स इम्पैक्ट इतना विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है फ्यूचर में इम्पैक्ट हो जाए। सो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कुछ एक जो स्पीशीज हैं वो हमारे इन्वेजिव एलियन स्पीशी की लिस्ट से बाहर हो जाती है, लाइक कि वो है इन्वेजिव एलियन स्पीशी, लेकिन हम रिकॉर्ड पे उसको नहीं ला रहे जस्ट बिकॉज हमारी डिफिनेशन जो है डिफिनेशन इज प्रिटी नैरो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है इट्स अ विलायती बबूल, लोकल नाम अगर आप उसका देखें तो विलायती बबूल भी उसको कहा जाता है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका का ये नेटिव है, इंडिया में आया था 19th सेंचुरी में टू कॉम्बैट एफॉरेस्टेशन एंड कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। टाइप अगर आप देखें इसका तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी आपको दिखाई देती है, बड़े ही जल्दी से ग्रो हो जाती है। टिपिकली इसकी हाइट 3 से 12 मीटर होती है, बाकी की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यूसेज अगर आप इसके देखें, फ्यूल वीड के लिए यूज करी जाती है, फॉडर के तौर पर यूज करी जाती है, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए, चारकोल प्रोडक्शन और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी कई बार यूज करी जाती है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है। अगर आप कोई एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है या कोई फास्ट ग्रोइंग ट्री है तो ये आपको डेजर्टिफिकेशन से प्रिवेंट कर सकती है, क्योंकि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगी तो आपका डेजर्टिफिकेशन जो है एरिड एरियाज में वो रुक सकता है। सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव कर सकता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन निगेटिव इंपैक्ट इसका आपको बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई देता है। तो जो नेटिव फ्लोरा है, नेटिव फ्लोरा को ये आउट कम्पीट कर लेती है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो सकता है, हाई वाटर कंजम्पशन इंपैक्ट वाटर टेबल। लाइफ स्टॉक इशू के आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ओवर कंजम्पशन जो है इसके पॉट्स का कैन कॉज डेंटल एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इन कैटल, और थॉर्नी ग्रोथ होती है तो उस कारण से भी आपको कुछ एक एग्रीकल्चरल लैंड्स में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। जब आप इसको निकालने जाते हैं इतने आसानी से ये निकलती भी नहीं है, तो कई बार आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है विलायती बबूल के कारण खराब हो सकती है। तो दैट इज अबाउट दी विलायती बबूल या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि इंडिया में कौन कौन सी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। नाम ध्यान में रखने हैं, लैंटाना, कई बार आप देखिए सड़क के किनारे कुछ एक छोटे छोटे फ्लावर्स की प्लांट आपको दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज लैंटाना। पानी में अगर जाइएगा किसी भी रिवर या वाटर बॉडी में, वाटर हाइसिंथ, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। निडल बश करके एक प्लांट ट्री है। ब्लैक वॉटल पूछा जा सकता है, न्यूज में था, दिल्ली को लेके कुछ एक इशू हुआ था। गोट वीड यहाँ पर ध्यान में रखें। प्रिकली पॉपी ये भी पूछा जा सकता है, ये भी न्यूज में मुझे एज फार एज आई रिमेंबर कि ये न्यूज में था। एंड ब्लैक माइमूसा भी ध्यान में रखें। बाकी आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन कुछ एक स्पीशीज यहाँ से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो कहा जाता है कि 11 स्पीशीज है इंडिया में, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, जो कि बहुत कंसर्निंग है, राइट। तो कभी अगर 11 स्पीशीज को लेके कुछ एक इशू आता है तो वी विल ऑल्सो कवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सवाल पूछा गया है पेज को लेके, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। सो द पेज a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies emerged at। तो ये जो पेज का इनिशिएटिव है ये इमर्ज होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में रियो द जनेरियो में, ठीक है। तो ये बाकी आई डोंट थिंक कि पढ़ने की जरूरत है। डायरेक्टली वी कैन जंप ऑन टू पेज पार्टनरशिप। तो पेज क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, और यहीं से ग्रीन इकोनॉमी की टर्म कॉइन होती है, और आगे जो क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा है, क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा भी यहीं से चालू होता है। ऑलरेडी पेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने रियो की बात करी थी तभी मैंने कहा था कि इसको लेके ना आगे एक पेज का भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। सो कब आता है? 2013 में पेज पार्टनरशिप आती है रियो 20 कॉन्फ्रेंस में। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इट विल हेल्प कंट्रीज ट्रांजिशन टू अ ग्रीनर more inclusive economies by integrating sustainable principles into economic policies and practices। प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ को, पॉवर्टी रिडक्शन भी प्रमोट करेंगे, लो कार्बन रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमीज बनानी है, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करने हैं, सोशल इक्विटी लानी है, एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज और रिस्क जो है उसको भी हमें रिड्यूस करना है। क्या क्या एरियाज है जिसमें काम किया जाएगा? पॉलिसी रिफॉर्म्स किए जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके लिए ये एजेंसी काम करेगी। इस एजेंसी के पार्टनर्स कौन कौन है? यूएन पार्टनर्स ही इसमें आपको दिखाई देंगे। यूएनडीपी है, यूएनईपी, आईएलओ, यूनिडो एंड यूनाइटेड यूनिटार, आपको ये सारे पार्टनर्स दिखाई देते हैं। नेशनल गवर्नमेंट्स की अगर बात करें वो भी यहाँ पर पार्टनर होती है, सिविल सोसाइटीज भी पार्टनर होती है। नोटेबल अचीवमेंट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मंगोलिया में दे हैव इंटीग्रेटेड ग्रीन इकोनॉमी प्रिंसिपल इन नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। घाना में दे आर सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल इनिशिएटिव, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई डोंट थिंक इसको लेके कोई सवाल बनेगा। जो सवाल आपको पूछा जाएगा वो इसके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स या रोल को लेकर ही
पूछा जाएगा। सो दैट इज अबाउट पेज पार्टनरशिप, थ्योरेटिकल था, एक बार पढ़ लीजिएगा, दैट शुड बी सफिशिएंट। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। 2018 के क्वेश्चन अगले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।